हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। ओके, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में एक बेसिक क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम लास्ट में एक डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स करें। तो डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग हम लोग का जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रहेगा उसका एक फॉर्मेट ये रहेगा कि उसका कॉलम जो होता है उस पर एक ट्रस सपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक सारे बिल्डिंग्स का एनाटॉमी देखेंगे, बेसिक बेसिक पार्ट जो होता है उसके एलिमेंट जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और फिर फाइनली जो ट्रस होता है हमारा जो रूफ ट्रस होता है उसको डिज़ाइन करने के स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होता है वो मे भी हम लोग का दो टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। आइदर हम लोग का शेल स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर हो सकता है। कोई भी बिल्डिंग जो होता है, ओके, सेल स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर इससे कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर जो हमारा होता है ना, ये फ्रेम स्ट्रक्चर इसको में भी क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लोग, आइदर सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग क्या होता है हमारा? सिंगल स्टोरी को हम लोग लो राइज बिल्डिंग भी कह सकते हैं। लो राइज बिल्डिंग भी कह सकते हैं उसको। और मल्टी स्टोरी जो हमारा होता है वो हमारा हाई राइज बिल्डिंग के कैटेगरी में आता है। ओके, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आता है उसमें हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरी फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट नहीं करते हम लोग। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होता है वो जनरली लो राइज बिल्डिंग होता है। ओके, क्यों इसको लो राइज बिल्डिंग कहेंगे हम लोग? क्योंकि इसमें जो हमारा होता है इंटीरियर फ्लोर्स नहीं होगा। जैसे हमारा ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है इसमें वेरियस फ्लोर्स इंक्लूडेड होते हैं। ओके, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ओके, लेकिन हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होता है वो बस एक सिंगल फ्लोर का सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होता है, इसलिए हम लोग इसको लो राइज बिल्डिंग में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ओके, लो राइज बिल्डिंग हमारा इसमें ड्यू टू लैक ऑफ इंटीरियर फ्लोर्स, इंटीरियर फ्लोर्स नहीं होता है हमारा, वॉल्स एंड पार्टीशंस नहीं होता है। ओके, इसलिए एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का वो एक ये होता है, एक बेंट होता है और इसी में एक सीरीज ऑफ कनेक्टेड बेंट्स हम लोग कनेक्ट करते हैं। ओके, सिंगल स्टोरी के। ओके, अब एक रूफ ट्रस के बारे में बात करते हैं जब। तो एक ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का होगा। ओके, अगर और उसके बाद एक कंटिन्यूड रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे सिंगल एजल बिल्डिंग। AISLE। अगर इससे हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होगा उसमें दो बेंट बना होगा और इसके सीरीज होंगे तो ये कहेंगे हम लोग
डबल एजल। सिमिलरली अगर हमारा 3 रहेगा, ट्रिपल एजल बिल्डिंग। ओके, ये जो सिस्टम होता है इसको लोग कहते हैं बेंट। जो हमारा कॉलम के ऊपर रूफ ट्रस सपोर्ट करते हैं, इसको कहते हैं बेंट। ओके, हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का लेंथ होता है वो बेस में डिवाइडेड होता है। द लेंथ ऑफ द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग is divided into base। ये बेस क्या होता है? base is defined as space between two adjacent bends। मतलब हमारा ये एक बेंट रहा और एक ये रूफ ट्रस रहा, इसको हम लोग कैरी किए इतना दूर, फिर यहाँ पे एक और बेंट रहता है, फिर ये कैरी होता है और एक और बेंट रहेगा। तो ये जो दो एडजेसेंट बेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे बेस। ओके, तो डेफिनेशन बेस का क्या होगा? डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट बेंड्स। okay, bay is defined as the space between two adjacent bends। okay, हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होगा ये मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा? when the bay length हम लोग का मच स्मॉलर देन द स्पैन ऑफ द ट्रस। स्पैन ऑफ द ट्रस क्या होगा? ये हमारा ट्रस का स्पैन हो गया, और बे लेंथ कौन सा होता है हमारा? ये। तो हमारा जब बे लेंथ जो है वो जनरली स्पैन से कम होता है। ठीक है, अगर हम जनरली बेस के जो लेंथ होते हैं वो 4 मीटर से 8 मीटर सकते हैं, और ट्रस का स्पैन जो होता है वो हमारा 10 to 25 मीटर होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। मतलब प्लानिंग जो हमारा होता है कि इंडस्ट्री कहाँ सेट करना है। एक एग्जांपल जो होगा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का, वो हमारा वर्कशॉप्स हो जाता है। ओके, मिल्स हो जाता है, और मे बी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जो होता है, इसे हमारा एग्जांपल है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। ओके, एग्जांपल ऑफ
इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। ओके, अब बढ़ते हैं प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग जो हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का होता है वो बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मीन्स हमारा जो बिल्डिंग है उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस पर वो डिपेंड करता है। जैसे अंदर में वेल्डिंग का काम होने वाला है या फिर कोई प्रोडक्शन का काम होने वाला है, मीन्स किस टाइप का ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड इनसाइड द बिल्डिंग। ओके, किस टाइप का ऑपरेशन होने वाला है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा बिल्डिंग का प्लान कैसा रहेगा। ओके, जैसे हमारा प्लानिंग का जो पार्ट होगा इंडस्ट्री बिल्डिंग का, तो उसमें जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स में भी हो सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ कॉलम कितना होगा, मीन्स हमारे पास कितना सेटअप का एरिया अवेलेबल है। उसके बाद हमारा ओपनिंग्स है, स्पैन कितना रखना होगा हमें। ओके, ये सब सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइट चुनना पड़ता है। साइट सिलेक्शन कैसे होता है हमारा, पहले हम लोग प्लान करते हैं कि हमारा कौन सा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सेटअप करना है और किस पर्पज़ से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सेटअप करना है, उसके हिसाब से हम साइट का सिलेक्शन करते हैं। तो हमारा जो डिज़ाइनर होता है वो पहले से एक प्लान्स बनाता है। ओके, इन एडवांस। तो वो जो हमारा प्लान बनाता है डिज़ाइनर, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइट सिलेक्शन, तो साइट सिलेक्शन का जो फैक्टर हमारे पास है ओके, वो बहुत जैसे साइट जो हमारा होता है शुड बी लोकेटेड इन near to expressways and highways, located near expressways एंड हाईवेज। ओके, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के सामने अगर हमारा इंडस्ट्री सेटअप होगा तो हमें ट्रांसपोर्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सेकेंड फैक्टर जो होता है हमारा लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। हमारा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होना चाहिए उसके आसपास में ही। ओके, तीसरा फैक्टर जो आता है वो हमारा होता है फैसिलिटीज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ओके, टेलीफोन। ओके, फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारा वो टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम। टोपोग्राफी का मतलब होता है हमारा लैंड का ओरिएंटेशन। ओके, हमारा जो वहाँ का ज़मीन है वो कैसा है, ये हमारा टोपोग्राफी का पार्ट आता है। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है साइट सिलेक्शन में जो काम आता है वो हमारा है सॉइल कंडीशन। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, ओके, फॉर स्टोरेज पर्पज से हमारा जो स्पेस होता है वो अवेलेबल होना चाहिए उस साइट पे, ओके। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना चाहिए हमारे पास, ओके, टू डिलीवर एंड रिसीव, ओके, बोथ। और हमारा फिर लास्ट में एक आता है डिस्पोजल फैसिलिटीज़, डिस्पोजल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ओके। ये हमारा जो फैक्टर्स है ये सारे साइट सिलेक्शन फॉर द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ओके। अब हमारा आता है स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, ऑफ द बिल्डिंग, ओके। तो एक फ्रेमवर्क जो होता है हमारे स्ट्रक्चर का कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्रस, supported over columns, ओके। तो ये हमारा क्रिएट करता है ट्रांसवर्स बेंट, ठीक है। मीन्स एक हमारा ये एक बेंट रहा, ओके। उसके बाद एक और सीरीज ऑफ बेंट्स यहाँ पे लगा दिए, फिर और इसको कनेक्ट करते गए, ओके। फिर यहाँ पे हमें अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे, ये पर्लिन्स प्रोवाइड करते हैं, सब एक एक चीज़ करके हम देखते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क ऑफ बिल्डिंग, ओके। हमारा क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, हमारा कॉलम रोज एट वाइड डिस्टेंसेस, with large truss are economical, हमारा जो कॉलम का रो होगा वो वाइड डिस्टेंस, हम इस ये जो डिस्टेंस होता है तो कॉलम के बीच में ये बहुत वाइड होना चाहिए और ट्रस का स्पैन लार्ज होना चाहिए, तो ये हमारा मोर इकोनॉमिकल होता है कंपैरिजन में जो कि हमारा कॉलम का विड्थ कम होगा, ओके। और एक और रीज़न होता है कि हमारा अगर एजल होगा, जो अगर ये जितना ज़्यादा विड्थ इसका होगा उतना ज़्यादा हम लोग बाद में फ्यूचर में ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा विड्थ
ये बहुत कम है, तो इन फ्यूचर ऑल्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। और अगर ये जितना ज़्यादा हमारा वाइड रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग बिल्डिंग के अंदर ऑल्ट्रेशंस पॉसिबल होंगे, ओके। जो सेकेंड पॉइंट हमारा होता है, कॉलम्स इन रो आर फिक्स्ड एज नॉट टू इंटरफेयर विद द मैकेनिकल लेआउट। तो हमारा जो कॉलम का स्पेसिंग होता है वो डिस्कस किया गया था, 4 मीटर से 8 मीटर्स के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा कॉलम का जो स्पेसिंग होगा वो अगर बहुत लार्ज होगा, ये जो अगर ये बहुत लार्ज होगा तो इसको एक गर्डर के ऊपर सपोर्ट करते हैं। गैंट्री गर्डर एक चैप्टर है, ठीक है। वो गैंट्री गर्डर हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमें लार्ज कॉलम का स्पेस यूज़ करना पड़ा तो, ओके। ये गैंट्री गर्डर अलग से एक चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग डिटेल्स में। फिलहाल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स पे फोकस करते हैं, ओके। तो एक स्केच प्रिपेयर किया जाता है, स्केच इज प्रिपेयर्ड, जिसमें हमारा जो कि इंक्लूड करता है कॉलम्स, ट्रस, ओके, लिंटल्स, डोर्स एक्सेट्रा वगैरह, ये सारे हमारे स्केच में पार्ट रखते हैं। उसके बाद फिर स्केच करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस टाइप ऑफ ट्रस, हमारी जो कॉलम होगा इसके ऊपर किस टाइप का ट्रस प्रोवाइड करना है ये डिसाइड करते हैं। टाइप ऑफ ट्रस टू बी प्रोवाइडेड इज डिसाइडेड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है, प्लान फॉर ब्रेसिंग सिस्टम्स। ब्रेसिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा अगर ये कॉलम रहा तो इसको विंड लोड से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इफेक्ट कम करने के लिए हम लोग एक बेसिक ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। टू रेजिस्ट मे बी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को रेजिस्ट करने के लिए ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये ब्रेसिंग्स का प्लान बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो वहाँ के इन्वायरमेंट देखते हुए ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं उसके प्लान के हिसाब से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इज डिसाइडेड, ओके। हमारा फ्लोर के लिए, रूफ के लिए, कॉलम के लिए किस टाइप का मटेरियल प्रोवाइड किया करना है वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था बेसिक फ्रेमवर्क एंड स्टेप्स फॉर फ्रेमवर्क, ओके। अब हमारा आता है टाइप्स, ओके। तो जनरली होता क्या है कि हमारे कॉलम्स के ऊपर एक
रूफ ट्रस सपोर्ट करना होता है, तो कॉलम में भी हमारा आई सेक्शन हो सकता है, या फिर बिल्टअप सेक्शन हो सकता है। ओके, अगर हमारा आई सेक्शन कॉलम प्रोवाइड किया हम लोग, तो ब्रैकेट कनेक्शन यूज़ करेंगे। ओके, और अगर बिल्टअप सेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो बिल्टअप सेक्शन में एक गैंट्री गर्ड प्रोवाइड करते हैं इस पॉइंट पे या फिर कहीं पे भी रूफ ट्रस के नीचे, और फिर इसको ब्रेसिंग से सपोर्ट करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक कॉलम रहेगा सेम टाइप का, सेम सिस्टम में। ओके, ये हमारा है बिल्टअप सेक्शन। अब कौन सा सूटेबल रहेगा, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का बेंट रहता है, बेंट इज सब्जेक्टेड टू लैटरल लोड्स। ओके, हमारा जो बेंट होता है उसमें बहुत तरीके का लोड आ सकता है, एक तो लैटरल लोड आ सकता है, सेल्फ वेट लोड आ सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ को देखते हुए किस टाइप का बिल्डिंग हमारा, किस टाइप का बेंट कंस्ट्रक्शन होगा, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का बिहेवियर अंडर लैटरल लोड्स, ये हमारा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, फर्स्ट ऑन डिग्री ऑफ फिक्सिटी, ऑफ कॉलम बेस, और सेकेंड जो मतलब मीन्स हमारा जो कॉलम बेस होता है वो किस तरह से फिक्स किया गया है। ओके, और सेकेंड पॉइंट जो होता है वो हमारा है कॉलम और ट्रस का जो कनेक्शन है वो किस टाइप का है हमारा। ओके, कनेक्शन किस टाइप का प्रोवाइडेड है। ओके, तो जब हमारा लोड्स स्मॉल होगा, मीन्स बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू lateral loads are small. Okay, and axial loads are large. ओके, तो हमारा फाउंडेशन जो होगा देन large foundations are used, or columns hinged at the top and fixed at the
बॉटम। ओके, मीन्स हमारा जो इस पॉइंट पे हम लोग फिक्स कर देंगे और ये पॉइंट पे हम लोग पिन सपोर्ट से हिंज कर देंगे। ओके, एक टिपिकल एग्जांपल इसका डायग्राम के साथ अगर देखेंगे तो ये रहा, ये पॉइंट हमारा पिन सपोर्टेड रहता है और ये हमारा फिक्स सपोर्टेड रहता है। ओके, हमारा जो सेकंड केस आता है, एक और पॉइंट है नोट करने का कि हमारा अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज स्मॉल, बिल्डिंग हमारा जितना छोटा होगा बेंडिंग मोमेंट उतना कम आएगा, उसमें डेवलप होगा। ये हमारा बहुत लंबा अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रहेगा, कॉलम रहेगा और यहाँ पे एक लैटरल लोड लगेगा तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा डेवलप होगा, और अगर ये हाइट छोटा होगा तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा कम डेवलप होगा। ओके, तो इफ़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग is small, then bending moment is small, bending moment developed is small। ओके, अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, इफ़ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लैटरल लोड्स are large and axial loads are also large, okay, तो we use नी ब्रेसेस। ओके, अगर हमारा लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग एक ब्रेसिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, ये और ये। ओके, इसको कहते हैं नी ब्रेसेस। ये क्या करता है, हमारा reduces the bending moments at the base and less depth of foundation is required। ओके, अगर हमारा ब्रेसिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो हमारा फाउंडेशन जो कॉलम का वो कम करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो हमारा होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा ब्रेसिंग सिस्टम ही एग्जर्ट कर लेगा। ओके, तो एक ये इस टाइप का बिल्डिंग हो सकता है, हमारा बेंट हो सकता है सिंपल। तो इसमें जब बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम मोमेंट आएगा और इस पॉइंट पे ज़ीरो मोमेंट आएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा रह सकता है अगर ब्रेसिंग सिस्टम नहीं यूज़ करेंगे तो। और अगर ब्रेसिंग सिस्टम यूज़ करेंगे सेम बिल्डिंग में तो ये वाला पार्ट भी हमारा एक मोमेंट लेगा, मीन्स यहाँ पे तो कुछ मोमेंट आएगा और यहाँ पे भी कुछ मोमेंट आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव मोमेंट आता है तो यहाँ एक निगेटिव मोमेंट आएगा। ओके, इफ़ ब्रेसिंग सिस्टम इज यूज्ड। ओके, अगर हमारा किसी किसी केस में होगा व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल
Okay, when bracing is not possible, then columns may be extended to support the truss. ओके, अगर हमारा ब्रेसिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पाते हम लोग कहीं पे, तो क्या करते हैं, जैसे ये हमारा कॉलम रहा तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, और ट्रस को यहाँ सपोर्ट करते हैं। ओके, हमारा जो रूफ्स एंड कवरिंग जो करते हैं वो हम गैल्वेनाइज्ड आयरन GI शीट्स का यूज़ करते हैं, या फिर एस्बेस्टॉस सीमेंट। AC शीट्स यूज़ करते हैं। ओके, हमारा जो AC शीट्स होता है वो बेटर इंसुलेटर होता है हीट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के, तो हमारा कॉलम हो सकता है, कॉलम एंड कॉलम बेस, हमारा पर्लिन्स हो सकता है, सैग रॉड्स हो सकता है, ओके, रैफ्टर हो सकता है। ये सब हमारे एलिमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, रूफ ट्रस, गैंट्री गडर यूज़ करेंगे। गैंट्री गडर एक टाइप का बीम होता है जो कि हम सपोर्ट करता है हायर, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं बीम के साथ ही। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे वो बाद में, ठीक है। और ब्रेसिंग्स रहता है, ओके, गर्ड रहता है, ओके। तो ये सारी बिल्डिंग्स के पार्ट होते हैं, सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं पर्लिन्स क्या होता है। तो पर्लिन्स जो हमारा होता है, पर्लिन्स जो हमारा होता है वो बीम्स provided between two adjacent roof truss। ओके, दो रूफ ट्रस के बीच में हमारा जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको पर्लिन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक ये बेंट हो गया और एक ये बेंट हो गया, इसको हम शीट से ढकते हैं, तो इस शीट के अंदर में एक बीम टाइप का प्रोवाइड किया था, तो ये इसको कहते हैं हम लोग पर्लिन्स। ओके,
ये पर्लिन हमारा होता है वो रूफ ट्रस का लोड जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है पर्लिन्स पे, और पर्लिन्स फाइनली ट्रांसफ़र करता है इस कॉलम पे, बेंट पे, जो कि फाइनली हमारा फाउंडेशन तक जाता है। जनरली हमारा जो पर्लिन्स होता है वो बहुत अच्छे से हम डिज़ाइन करते हैं, ओके, क्योंकि हमारा लार्ज पोर्शन ऑफ डेड वेट जो होता है आर कैरिड बाय पर्लिन्स, ओके। तो हमारा जो पर्लिन होता है ये हाईली इफेक्ट द economic construction of buildings, ओके। नेक्स्ट हमारा होता है सैग रॉड। सैग रॉड क्या होता है हमारा? सैग रॉड एक तरह का टेंशन मेंबर है, ओके। दीज आर राउंड सेक्शन fastened to the ओके। हमारा जो सैग रॉड होता है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम जो हमारा होता है, से अगर हमारा ये रूफ ट्रस रहा, ओके, तो ये अगर पर्लिन रहता है तो इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो ये दो पर्लिन को कनेक्ट करता है, इसको हम लोग कहते हैं सैग रॉड, ओके। ये पर्लिन्स, ये पर्लिन्स, ये पर्लिन्स, और इसको जो कनेक्ट कर रहा है वो हमारा होगा सैग रॉड, ओके। अगर हमारा ये कॉलम के बीच में दो पर्लिन अगर हम लोग अपोजिट साइड्स के रूफ को कनेक्ट करना चाहें तो इसको हम लोग कहेंगे टाई रॉड्स, ओके। ये हमारा बेसिकली जो हमारा सैग रॉड्स होता है resist tangential component of the load, लोड, ओके। मीन्स कौन सा लोड? हमारा पर्लिन का लोड एंड अदर डेड लोड्स, ओके। सैग रॉड जो मारता है holds the purlin until roof truss are provided, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर हमारा होता है वो जनरली रूफ ट्रस में प्रेजेंट होता है एंड आर designed as
कंटिन्यूस स्ट्रट, स्ट्रट क्या होता है, एक हमारा स्मॉल साइज कॉलम होता है, उसको हम लोग स्ट्रट कहते हैं। ओके, इट इज placed on top due to the following reason. Okay, means पहला पॉइंट जो हमारा है, it acts as a beam in carrying the self weight. ओके, सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है, इट एक्ट एज ए गटर इन exposed condition. ओके, एंड इट हेल्प्स, मतलब अगर एक्सपोज कंडीशन में रहेगा तो हमारा जो बारिश और जो पानी आएगा टू लेट द रेन वाटर डाउन द कनेक्शंस। ओके, हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है should be made of uniform cross section. Okay, because stiffness is lost. Stiffness is lost if the cross section is non-uniform. Okay, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है एलिमेंट, वो हमारा है ब्रेसिंग। ओके, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वो ग्रेविटी लोड और में भी कह सकते हैं वर्टिकल लोड तो रेजिस्ट कर सकता है, बट lateral loads can't be resisted। ठीक है, हमारा जो बिल्डिंग होगा वो वर्टिकल लोड तो रेजिस्ट कर लेगा, बट अगर lateral लोड आएगा ड्यू टू विंड तो उसके लिए हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ब्रेसिंग provides resistance of lateral loads, okay, due to wind, earthquake, etc. okay, अगर कोई लैटरल लोड लगता है और हमारा अगर ब्रेसिंग प्रेजेंट है तो ये ब्रेसिंग जो है इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन या फिर डिफॉर्मेशन नहीं आने देता है और लोड्स को डायरेक्टली फाउंडेशन तक ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए हम लोग ब्रेसिंग्स यूज़ करते हैं। ब्रेसिंग में भी हम लोग का दो टाइप का हो सकता है,
ट्रांसवर्स ब्रेसिंग एंड लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग्स। ओके, हमारा जो ट्रांसवर्स ब्रेसिंग होता है द अल्टीमेट एम ऑफ ब्रेसिंग ultimate aim is to reduce the end moments। ओके, तो हमारा जनरली एक ट्रांसफर ब्रेसिंग का एग्जांपल जो होता है वो हमारा नी ब्रेसिंग होता है। ओके, एक डिसएडवांटेज होता है ट्रांसवर्स ब्रेसिंग का, जहाँ हमारा क्रेन लोड आता है वो रेजिस्ट नहीं कर सकता है। ओके, सेकंड हमारा था लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग। हमारा अगर ये कोई बिल्डिंग होता है तो ये हमारा होता है ट्रांसवर्स ब्रेसिंग, और अगर हम इस जगह कोई ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं ऐसा कुछ, तो ये हमारा आता है लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग्स में। ओके, तो आज जो भी क्लास था वो हमारा बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल अप्रोच था। हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो हमारा बचा हुआ है रूफ ट्रस एंड कॉलम्स। एंड उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो डिज़ाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। तो ये 3 टॉपिक जो है ये न्यूमेरिकल पार्ट को डील करता है। तो मे बी गूगल मीट या फिर कोई भी लाइव क्लास जो होगा वो फिजिबल होगा ये न्यूमेरिकल पेपर कराने के लिए। ओके, तो जैसा भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द क्लास कि वो हमारा यूट्यूब लेक्चर होगा या फिर लाइव सेशन होगा। ओके, लेट मी डिसाइड कि वो जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड पेपर है हाँ, जैसे रूफ ट्रस डिज़ाइन, एंड कॉलम एंड ब्रैकेट डिज़ाइन, ये हम लोग अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो ये वीडियो में बस इतना ही पार्ट था। ओके, थैंक यू।